मूल्यांकन करें कि क्या क्या नहीं पता है आपको। तो उन चीजों को आज हम जानेंगे यहाँ पे, और जो आर्टिकल 13 है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, ये जो लॉ है, ये लॉ बहुत ज्यूरिस्टों ने, लगभग हर ज्यूरिस्ट जो थे उन्होंने डेफिनेशन दिया है लॉ का। लेकिन जब आप इसको एनालिसिस करोगे इनके डेफिनेशंस को, तो आपको कोई भी एक ऐसा डेफिनेशन नहीं मिलेगा जो कंप्लीटली डिफाइन कर दे लॉ को ऐसे। तो नॉर्मली जैसे लॉ बोले तो जो आर्टिकल 13 में जो दिया हुआ है वो ये बताता है कि ये सारी चीजें इंक्लूड करता है लॉ ऐसे। तो सबसे पहले देखो, ये लॉ को डिफाइन करना तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आर्टिकल 13 के अनुसार से अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो जो चीज ये इंक्लूड करता है उनको समझ लेते हैं पहले, तो समझने में आसानी होगी कि लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लॉज एक्ट से। तो एक्ट क्या होता है कि जो प्रोसीजर है इनेक्टमेंट का, जैसे पार्लियामेंट में ड्राफ्ट बनेगा, फिर बिल बनेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से अगर कोई चीजें बन के निकलती हैं तो उसको हम एक्ट बोलते हैं। तो ये जो एक्ट बनाने का काम है ये लेजिस्लेशन का काम है। तो लेजिस्लेशन जो बनाता है उसको एक्ट बोलते हैं, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं हम। उसके बाद क्या होता है, रूल जो होता है। अब जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे तो देखिएगा कि रेगुलेशन जो है वो सबसेट है रूल का, रूल जो सबसेट है वो एक्ट का, और एक्ट जो सबसेट है वो लॉ का। मतलब क्या है कि रेगुलेशंस जो है वो रूल के अंदर आता है, रूल जो है वो एक्ट के अंदर आता है, और एक्ट जो है वो लॉ के अंदर आता है। तो इस कड़ी में देखते हैं हम कि जो एक्ट जब बनता है कोई चीजें, तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, मतलब जैसे एक्ट बनाया विधायिका ने, तो जो कार्यपालिका है, मतलब जैसे अगर संसद के संदर्भ में समझना चाहें तो क्या होगा कि केंद्रीय सरकार, तो केंद्रीय सरकार जो है वो संसद द्वारा बनाए गए जो अधिनियम है, एक्ट को हिंदी में अधिनियम बोलते हैं, तो उनके लिए रूल बनाने की जो शक्ति होगी वो किनको होगी, केंद्र सरकार को होगी। तो आप जितने भी एक्ट पढ़ते होंगे जिसमें जैसे आप मानवाधिकार अधिनियम पढ़ लें, और ये यूजीसी एक्ट पढ़ लें, तो इन सब चीजों में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उनको वो काम दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहां पे रूल बनाएगी उस एक्ट के लिए। तो रूल में सभी चीजें इंक्लूड नहीं किया जा सकता एक्ट में। तो क्या करते हैं, वो प्रोविजन जो रहता है रूल, तो रूल बनाने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को दे दिया जाता है। अब रूल के अंदर क्या आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं। तो रेगुलेशंस कौन बनाता है, जिनको वो चीजें ऑपरेट करनी है। जैसे जो बॉडी जो है वो ऑपरेट करेगी वो रेगुलेशन बनाएगी। तो रेगुलेशन जो है वो रूल के अंदर होते हैं, रूल जो है वो एक्ट के अंदर होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में लेते हैं हम ह्यूमन राइट्स एक्ट लिए। तो ये ह्यूमन राइट एक्ट जो बना वो पार्लियामेंट ने बनाया, तो ये एक्ट हो गया। उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो होम मिनिस्ट्री, मतलब जो एग्जीक्यूटिव सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बना के देगी। फिर जो उस एक्ट के तहत कमीशन बनेगा, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो वो रेगुलेशंस अपने खुद बनाएगा। और किसके अंदर बनाएगा, जो रूल्स बनाए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अंदर। और वो रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो किसके अंदर है, आपके एक्ट के अंदर होंगे। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आपको एक्ट, रूल और रेगुलेशन समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया होगा तो एक उदाहरण और देते हैं। जैसे मान लो यूजीसी के लिए कोई एक्ट बना, तो वो क्या करेगा कि जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री है वो रूल्स बनाएगा, और जो यूजीसी है वो खुद अपने लिए रेगुलेशंस बनाएगा। तो जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो रेगुलेशंस बनाती है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये दोनों उदाहरणों से मेरे ख्याल से 100% क्लियर हो गया होगा कि एक्ट, रूल और रेगुलेशन क्या होता है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी। नहीं है सर। अब उसके बाद क्या है
कि देखते हैं ऑर्डिनेंस वर्ड को समझने का प्रयास करते हैं। तो ऑर्डिनेंस की चीजों को देखे होंगे आपकी सेंट्रल लेवल पे अगर अपन बात करें तो जो प्रेसिडेंट को पावर होता है ऑर्डिनेंस का जारी करने का, और स्टेट लेवल पे अगर हम देखें तो गवर्नर को पावर होता है ऑर्डिनेंस जारी करने का। तो एक्चुअल में जो ऑर्डिनेंस है ये अस्थाई मतलब टेम्पररी लॉज, मतलब टेम्पररी लॉज समझे जा सकते हैं इनको। कि क्या है कि जैसे ऑर्डिनेंस आया तो यहाँ पे जो सिचुएशन होता है उसको देख के कि मतलब बहुत जरूरी निर्णय लेने हैं, जब विश्रांति काल में है संसद या विधानमंडल, तो प्रेसिडेंट को और इनको पावर होता है कि ऑर्डिनेंस जारी कर। लेकिन 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है इनको, अगर सेंट्रल का मामला है तो संसद में रखना पड़ेगा और फिर वो उसी प्रोसीजर से गुजरेगा जिस प्रोसीजर से वो एक्ट बनेगा। तो ये इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अस्थाई विधि बोलते हैं इनको, ऑर्डिनेंस को। तो ऑर्डिनेंस भी समझ में आ गया होगा, ये भी विधि ही है। विधि बनाने का कार्य कार्यपालिका प्रमुख को दे दिया जाता है, तो वो जो जारी करता है, वो जो विधि बनाते हैं उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। लेकिन ये अस्थाई होता है और इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उस पूरे विधायन की प्रक्रिया से इसको फिर से गुजरना पड़ता है। अब ये ऑर्डर समझते हैं, तो ऑर्डर में क्या है, आदेश। जैसे जैसे अभी आप देखे होंगे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए जो प्रोविजन आए थे तो उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, आदेश आया था, तो ये आदेश होता है। अब उसके बाद एक नोटिफिकेशन जो होता है, तो अधिसूचना शब्द हम कहाँ से, जैसे राजपत्र वगैरह में जो प्रकाशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिसूचना। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन हुआ। अब उसके बाद कस्टम्स क्या होते हैं, जो रेगुलरली मतलब किसी सोसाइटी में या किसी टेरिटरी में कंटिन्यू चलते आते हैं, जिनको लॉ होने का फोर्स मिल जाता है ना। तो लॉ मतलब विधि को बल प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे चीजों को विधियां मतलब कस्टम्स या रूढ़ी बोलते हैं, प्रथाएं या रूढ़ी बोलते हैं। अब उसके बाद देखते हैं बाईलॉज। तो एक ऐसे कुछ इंडिपेंडेंट सोसाइटी या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपने खुद के लिए लॉज बनाते हैं कि वो अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उनका क्या फंक्शंस होगा। तो जैसे सोसाइटी वगैरह होती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वगैरह में वो बाईलॉज बनाते हैं कि उनका काम करने का क्या तरीका होगा, ये ऐसी सब चीजें हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अपने खुद के लिए फंक्शंस के लिए जो बाईलॉज होते हैं वो बनाता है। तो ये था आपका एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर और कस्टम और बाईलॉ। और ये सब चीजें जो है वो लॉ इंक्लूड करता है। और नॉर्मली अगर आपको समझना है तो एक चीज ऐसे समझ सकते हैं लॉ के बारे में कि एक्सटर्नल बिहेवियर को रेगुलेट करता है लॉ। तो जैसे कोई एक्ट आया तो क्या करेगा, वो प्रोविजन बताएगा कि आप यहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रूल भी वही है, रेगुलेशन भी वही है, नोटिफिकेशन भी वही बताता है, ऑर्डिनेंस भी वही बताता है, ऑर्डर भी बताता है कि ये चीज होगी नहीं होगी, कस्टम्स भी बताते हैं कि क्या राइट्स क्या ड्यूटीज हैं, बाई लॉ भी ये बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ये कंक्लूड करके अगर हम समझना चाहें तो लॉ का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल बिहेवियर को रेगुलेट करता है लॉ। तो मैं ये सोचता हूं कि बाकी सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं धारा 13 जो है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मतलब आप भाग 3 में पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार किसको कहते हैं हम, ऐसे मानव अधिकार जो भारतीय संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं उनको हम मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकारों को, अब देखो मूल अधिकार की गारंटी देना है, तो इसके लिए क्या है कि ये मतलब जो अनुच्छेद 13 है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है कि संविधान की सर्वोच्चता या विधि के शासन को कायम रखा जाए। तो जब आप देखेंगे और पूरा जब आर्टिकल 13 आपका खत्म होगा तो आपको ये पता चलेगा कि इस धारा का उद्देश्य वाकई में विधि के शासन को स्थापित करना और मतलब जो विधि है उसकी सर्वोच्चता को बताना और मूल अधिकारों का संरक्षण करना। तो ये 3 पॉइंट्स में आप नोट कर सकते हैं कि ये अनुच्छेद 13 जो है उसका क्या है, ये मुख्य उद्देश्य है।
तो देखिए अनुच्छेद 13 जो है, तो संवैधानिक प्रावधान, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। कि अनुच्छेद 13 जो है वो घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत, जैसे इसका जो टॉपिक है वो क्या है, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, तो उनका क्या होगा उसके बारे में यह प्रावधान बताया। तो हमको किस प्रश्न का उत्तर मिलेगा अनुच्छेद 13 में, कि मूल अधिकारों से असंगत विधियों का क्या प्रभाव होगा, या क्या मतलब उनका क्या परिणाम होगा। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला, असंगत मतलब जो संगत नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, उसके साथ नहीं चल रही है, तो उसको असंगत बोलेंगे। और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो अल्पीकरण मतलब उसका न्यून करने वाली, न्यूनन करने वाली, कम करने वाली, तो मूल अधिकारों के विपरीत विधियां और मूल अधिकारों को की शक्ति को कम करने वाली या उनको छीनने वाली जो विधियां हैं, जो मूल अधिकारों के प्रभाव को कम करे, ऐसी विधियां जो होंगी वो शून्य होंगी। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 13 से मिलती है। तो न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों न्यायालयों को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है कि वो विधियों की समीक्षा कर सकते हैं कि कहीं ये विधियां जो हैं वो मूल अधिकारों के असंगत तो नहीं है। तो भले ही वो संसद द्वारा निर्मित अधिनियम हो जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, उनका अल्पीकरण करती हो, उनके असंगत हो, तो एक हाई कोर्ट भी उनकी समीक्षा कर सकता है और उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये जो दोनों अधिकार ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मिले हुए हैं, ये मिले हैं आपको अनुच्छेद 32 से उच्चतम न्यायालय को और 226 से मिले हैं उच्च न्यायालय को। तो ये चीज बताता है। अब देखेंगे कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि अगर कोई विधि, तो विधि में क्या पढ़ा हमने, एक तो अधिनियम, नियम, विनियम, अध्यादेश, अधिसूचना, प्रथाएं, रूढ़ी, आदेश, उपविधि, ये सब सम्मिलित, अगर ऐसी कोई भी चीज है जो मूल अधिकारों के असंगत है या उनका न्यूनन करती है, उनको छीनती है, तो क्या होगा कि इस आधार पे कि ये अधिनियम, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, ऑर्डर है, नोटिफिकेशंस हैं, ये क्या करती हैं, उल्लंघन करती हैं या उनका न्यूनन करती हैं, तो उनको गैर संवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है। और इनको अवैध या गैर संवैधानिक घोषित करने की शक्ति किनको मिली है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मिली है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि अनुच्छेद 13 है वो क्या बोलता है। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो बताता है, ये अनुच्छेद 13 ये नहीं बताता कि विधि क्या है, अनुच्छेद 13 केवल ये बताता है कि विधियों में क्या सम्मिलित है। तो इसका जो स्वरूप है वो बताया मैंने आपको। अब देखिए सबसे पहली चीज स्थायी विधियां, तो क्या सम्मिलित करता है ये स्थायी विधियां। तो स्थायी विधियां क्या होती हैं, जैसे संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो पारित करता है वो सभी विधियों के अंतर्गत आती हैं। और ये कैसी विधियां होती हैं, परमानेंट लॉज हैं, ये स्थायी विधियां हैं। दूसरा जो प्रकार है वो अस्थायी विधियों का है। जैसे अस्थायी विधियों को मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी प्रकृति क्या होती है, ये अस्थायी प्रकार की विधियां होती है। तो इस प्रकार की विधियों को भी विधियां समझा जाए। फिर तीसरा प्रकार है प्रत्यायोजित विधान। तो प्रत्यायोजित विधान का मतलब क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है। तो प्रत्यायोजन किसको बोलते हैं, कि विधायन की शक्ति को जब विधानमंडल से अतिरिक्त किसी ऐसी संस्था को सौंपता है विधि निर्माण के लिए, तो इसको बोलते हैं प्रत्यायोजन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वर्ल्ड में सबसे पहला उदाहरण है चार्टर 1600 का चार्टर। अगर आप लीगल हिस्ट्री पढ़े होंगे और आपको याद होगा तो ये जो है प्रकृति में क्या होते हैं, संवैधानिक प्रकार के होते हैं। जैसे अध्यादेश हो गए, वो भी इंक्लूड करता है। जो ऑर्डर है वो हो गए, उपविधि है, बाई लॉ जो होता है,
जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और है ना नोटिफिकेशंस हैं, ये सब प्रत्यायोजित विधान के प्रकार हैं। और उसके बाद क्या बोलता है कि गैर विधायी स्रोत, जब हम पढ़ेंगे विधि के स्रोत तो उसमें जो गैर पारंपरिक मतलब गैर विधायी स्रोत जो है उसमें क्या आता है कि ऐसी रूढ़ियां या प्रथाएं जिन्होंने विधि का बल प्राप्त कर लिया है। तो ये चार प्रकार की विधियां, मतलब चार प्रकार जो है इस स्थायी विधियां, अस्थायी विधियां, प्रत्यायोजित विधान और गैर विधायी स्रोत जो है, इनको जो ऐसे प्रथाएं या रूढ़ी जो विधि का बल रखती हैं वो भी विधियों में सम्मिलित है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर इनमें से कोई भी प्रकार जो है वो अगर मूल अधिकारों के असंगत है या उनको चुनौती देता है, उनको हनन करता है, उनका न्यूनन करता है, तो उनको अवैध घोषित किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इस तरह देखें कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन, और जो आखिरी वाला पॉइंट इसमें एक चीज और है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसीलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्या था कि केशवानंद भारती के मामले में यह कहा गया कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है। हालांकि आपको यह प्रावधान मिलेगा 13 में, है ना, कि जो संविधान संशोधन है वो क्या है, उसको विधि में नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 13 में ही शक्ति मिली है कि ऐसी विधियां जो मूल अधिकार के असंगत होंगी वो क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रयास किया था विधायिका ने कि संविधान संशोधन के द्वारा जो विधियां बनेंगी वो विधियां नहीं कहलाएंगी। तो जब वो विधि नहीं होगी तो उनको शून्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन केशवानंद भारती के मामले में क्या बोला गया कि अगर संविधान संशोधन के द्वारा अगर आप ऐसा संविधान संशोधन है वो जो मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसको इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, मतलब उसको भी शून्य घोषित किया जा सकता है ना। जैसे केशवानंद भारती के केस में क्या डिसाइड किया गया था कि फंडा मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पे आप उसका आधार ले सकते हो कि इस संविधान संशोधन से, मतलब इस निर्णय के आने के बाद इस संविधान संशोधन से अगर जो संविधान के मूलभूत ढांचा है उसका यदि अतिक्रमण होता है या ढांचा नष्ट होता है तो आप उनको चुनौती दे सकते हो और उसको अवैध घोषित किया जा सकता है यदि वो क्या करें, आपका मूलभूत जो ढांचा है उसको अगर नष्ट करती है तो उनको घोषित किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं जो संवैधानिक प्रावधान है वो देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 13 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 13 इसका जो शीर्षक है, अनुच्छेद का जो शीर्षक है वो है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये इसका शीर्षक है। इसके खंड 1 में ये बताया गया है, संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, मतलब संविधान लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त, तो केवल हमारे जो भारत था उसके राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त मतलब लागू होने वाली सभी विधि, ठीक है, उस मात्रा तक शून्य होंगी। तो किस मात्रा तक शून्य होंगी, उस मात्रा को बताया हुआ है कि जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। तो हर वो विधि जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, है ना, और ऐसी विधियां जो भारत के संविधान के भाग 3 के असंगत हैं, तब वो क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी उस मात्रा तक जिस मात्रा तक वो असंगत है। तो जो संगत है वो शून्य नहीं होगा, लेकिन जो असंगत है, जो प्रावधान असंगत है
वो शून्य हो जाएगा, स्वमेव, है ना। अब उसके बाद ये क्लियर हुआ खंड एक। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखें खंड दो। खंड दो ये बोलता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, मतलब संविधान लागू होने के बाद राज्य में संसद, मतलब भारत सरकार वाला जो पूरा है, और राज्य का विधानमंडल भी आता है, ठीक है। तो इसके साथ जो सरकार बनती है और जो राज्य बनता है, तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य है। तो जहां तक जितना प्रावधान उल्लंघित करता है मूल अधिकारों को, वहां तक वो शून्य है। क्लियर हुआ ये। सर एक तीसरा बार। खंड है, देखो, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा मूल अधिकारों का हनन कर, सारता ये समझा जा सकता है। अगर वो करता है उल्लंघन तो वो शून्य हो जाएगा। ऐसे तो ऐसी विधियों का निर्माण अगर राज्य करता है जो मूल अधिकारों का हनन करता है, तो वो शून्य होता है। ये बोलता है तो खंड दो। ठीक है, अब देखते हैं खंड तीन। तो इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा, है ना, अपेक्षित ना हो, तो जो उपखंड है का, वो क्या बोलता है कि विधि के अंतर्गत, जो मैं आपको पहले पढ़ा है ना उसी चीज को ये बताता है कि विधि के अंतर्गत राज्य क्षेत्र, और इसको आप नोट करके रखिएगा कि अनुच्छेद 13 खंड 3 उपखंड का, कि राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा सम्मिलित है। और उसके बाद उपखंड ख में बताता है कि प्रवृत्त विधि के अंतर्गत, अच्छा एक चीज बताओ, ये जो प्रवृत्त विधि है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज इन फोर्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तुम देखो कि जब 366 पढ़े थे तो ऐसे ही मिलता जुलता कोई एक वर्ड और पढ़े थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर शॉर्ट में पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है कि प्रवृत्त विधि, लॉज इन फोर्स, और एग्जिस्टिंग लॉ, विद्यमान विधि में क्या अंतर है। ठीक है, तो याद रखना कि लॉज इन फोर्स जो है, प्रवृत्त विधि जो है, उसका उल्लेख किया गया है तुम्हारे सब क्लॉज बी में, और एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो है आर्टिकल 366 के क्लॉज 10 में। तो इसको नोट करके रख लिए। ठीक है, अब देखो प्रवृत्ति विधि क्या है। प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। तो प्रवृत्त विधि का मतलब है ऐसी विधियां जो चालू हैं, जो कहां से बनाई गई थी, विधानमंडल द्वारा बनाई गई थी या अन्य सक्षम प्राधिकारी जो थे उनके द्वारा बनाई गई थी, और उनको क्या किया गया है, निश्चित नहीं किया गया है। तो वो जो संविधान के लागू होने से पहले जो चल रही थी वो चालू है, तो वो प्रवृत्त विधि होती है। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, यस तो ये सर। देखो प्रवृत्ति विधि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। तो ये था आपका क्या, अनुच्छेद 13 का संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक उपबंध। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। और दूसरा जो चीज था हमने जो पढ़ा वो क्या है, संवैधानिक उपबंध है जो अनुच्छेद 13 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 13 क्या बताता है
कि मूल अधिकारों से, मतलब इस भाग में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके उल्लंघन में या उनके असंगत या उनको न्यून करने वाली विधियां अगर बनाई जाती हैं तो वो क्या है, विरोध की मात्रा तक शून्य है। और ये अवैध घोषित करने का या शून्य घोषित करने का जो अधिकार है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को है। और कौन सी शक्ति से है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से है, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको। और अंडर आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलता है, और अंडर आर्टिकल 226 जो है ना, इसमें आपके हाई कोर्ट्स को पावर मिलता है। तो ये इसका सारांश था। तो अब देखना, जो मैं बताया था आपको कि जो मेन ऑब्जेक्ट है आर्टिकल 13 का वो क्या है, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि अनुच्छेद जो 13 है उसका मुख्य लक्ष्य है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना और विशेष तौर पर मूलाधिकारों की रक्षा या सुरक्षा करना, संरक्षा करना। ठीक है, ये डिसाइड किया गया था रेणु वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट 30,000 के मामले में। अब देखो कि इस जो टॉपिक में है वो जब हम आगे चलेंगे तो इसमें 4 चीजें जो है वो मेन है। एक तो न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, है ना, और 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत जो है वो आपके, एक तो पहला है आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत, है ना, फिर आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत है, और अभित्याग का सिद्धांत। तो आप केवल इसको नाम याद रखिए क्योंकि आज इसको डिटेल में पढ़ नहीं पाएंगे, तो कल जब अगली क्लास होगी तो उसमें आपको ये चीजें आपको पता रहे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो जुडिशियल रिव्यू हो गया, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अभित्याग का सिद्धांत। तो ये चीजें आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, है ना। तो आप ये चीजों को केवल याद रखिएगा। और चालू करते हैं हम यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। तो ये जो शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, वो अनुच्छेद 13 से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायालय जो है उनको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। कौन कौन से न्यायालयों को है? उच्चतम न्यायालय को है और उच्च न्यायालय को है केवल। और कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मिलता है। तो अपनी शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी उपबंध के असंगत हैं। तो अगर विधानमंडल जो है जिसमें आप संसद और राज्य विधानमंडल दोनों सम्मिलित माने, अगर वो ऐसी विधियां बनाती हैं जो मूल अधिकारों के असंगत हैं तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उनको शून्य घोषित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर जो कार्विन है ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते। तो वे ऐसी किसी भी विधि को प्रवर्तित करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों के असंगत हों। यह कार्य न्यायालयों की साधारण अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो असंवैधानिक मतलब मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करना। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि न्यायालयों के किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो न्यायालयों के साधारण अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ये चीज याद रखेंगे। इस तो ये जो चीज थी उसको प्रोफेसर E.S. कार्विन जो है उन्होंने एसेज ऑन जुडिशियल रिव्यू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल साइंसेज में लिखा था। अब मानव अधिकार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब किसी व्यक्ति को असीमित शक्ति मिल जाती है तो वह भ्रष्ट हो जाता है।
तो ये सामान्य सी बात है, और अगर आप देखें तो इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलेंगे आप। और उन शक्तियों के जब वो दुरुपयोग करता है तो समाज में अत्याचार, अराजकता और दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो मनुष्य की इस शक्ति को सीमित करने के लिए हमेशा से जो मानव समाज है वो प्रयासरत रहा है, और इसी उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं की स्थापना की गई है जो इस शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगा सके। ठीक है। समस्या तब और भी कठिन हो जाती है जब सरकार मनमाने ढंग से कार्य करने लगती है। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के सभी अंगों को अबाधित और अनियंत्रित शक्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसका नाम है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो क्या था कि जो सरकार के जो तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या बोलता है, ये तीनों जो अंग हैं वो एक दूसरे के कार्यों में बाधा न डालें या हस्तक्षेप न करें, और अपनी अपनी जगह ये पूर्ण स्वतंत्रता से काम करें। यही क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है ना। अब देखिए कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो न्यायाधिपति श्री खन्ना ने क्या कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन फेडरल पद्धति में जहां विधायी शक्तियों का केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल में बंटवारा होता है, ऐसे विवादों को निपटाने के लिए कि क्या एक विधानमंडल ने दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र में अतिक्रमण किया है, न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, और विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए अधिनियम की विधि मान्यता का अवधारण करने के लिए न्यायालयों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित की गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति केवल इस बात का विनिश्चय करने तक सीमित नहीं है कि क्या अपेक्षित विधियां बनाने में विधानमंडलों ने अपनी निश्चित विधायी सूचियों की परिधि में भीतर काम किया है। मतलब क्या है कि वो जो लिस्ट दिया हुआ है, जैसे राज्य सूची में राज्य विधानमंडल बनाएगा, केंद्र में केंद्र सूची में वो बनाएगा, समवर्ती सूची में, तो कहीं ये एक दूसरे के अधिकारिता में प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं, हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे हैं। केवल यही नहीं देखेगा न्यायालय, न्यायालय इस प्रश्न पर भी विचार कर सकता है कि क्या ऐसी बनाई गई जो विधियां हैं वो मूल अधिकारों के असंगत हैं, इनका भी निर्णय कर सकता है वो। और अगर न्यायालय को ये लगता है कि ऐसी विधियां इनके असंगत हैं तो उनको शून्य घोषित कर सकता है। तो ये था आपका न्यायिक पुनर्विलोकन। अब देखें, एक केस है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या बताया कि उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं उनको अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन प्रदत्त जो अधिकार हैं वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जुडिशियल रिव्यू जो है न्यायिक पुनर्विलोकन उसको भी माना गया है। और अनुच्छेद 368 के अधीन, 368 क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बता, तो संविधान में संशोधन करके भी इसको आप नष्ट नहीं कर सकते हो न्यायिक पुनर्विलोकन। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था। अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित कोई स्पष्ट उपबंध नहीं था, किंतु अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के निर्वचन द्वारा एक विस्तृत शक्ति को स्वयं धारण कर लिया। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आया था वो आया था आपका बारबरी वर्सेस मेडिसन के केस में। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा इसको कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। और कौन से केस में किया था, मारबरी वर्सेस मेडिसन के केस में। ठीक है, हेमंत सर आगे बताएंगे क्या अगर आप होंगे तो, या दिलीप सर? हाँ सर, ये कहाँ आगे तक का पहुंचे देखिए थे? ना। हाँ, मारबरी वर्सेस मेडिसन के केस के बाद।
मार्बरी बनाम मेडिसन हो गया ना केस। और सर सुनिए ना, ये न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन जो है वहां तक बंद हाँ कर दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित स्पष्ट उपबंध संविधान में ही नहीं है। ठीक है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की बात है वो हमेशा याद रखिएगा, अनुच्छेद 13 में ही बताया गया है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान से निश्चय ही आगे है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत किसी भी जो भी विधि, उपविधि, अधिनियम, नोटिफिकेशन जो भी आया है उसका फिर से रिव्यू किया जा सके, उसकी जांच की जा सके। और ये जांच कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट करता है। और इस चीज की पावर किसमें दी गई है? अनुच्छेद 13 के तहत दी गई है। ठीक है, तो इसमें एक केस है आपका स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस पीजी राव AIR 1952 SC 169 के मामले में मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित स्पष्ट उपबंध दिए गए जो संविधान के अनुकूल है, किंतु अमेरिका से भिन्न है, जहां की सर्वोच्च न्यायालय ने 5वें और 14वें संशोधन में प्रयुक्त सम्यक विधिक प्रक्रिया पदावली की विस्तृत व्याख्या करके विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों से पुनर्विलोकन की असीमित शक्ति धारण की है। ठीक है, तो ये इस केस में बताया गया मद्रास बनाम पीजी राव के केस में। देखिए, हमारे में तो जो अनुच्छेद 13 है उसके तहत बता दिया गया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन कैसे किया जाएगा, किनको अधिकार दिया गया है। 32 के तहत आपका हाई कोर्ट के, 32 के सुप्रीम कोर्ट को, और 226 के तहत हाई कोर्ट को। लेकिन जब हम बात करेंगे अमेरिकन का कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिएगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिगिड फॉर्म का होता है। जब इसके प्रकृति को समझेंगे तो ये कठोर प्रकृति का होता है। जहां हमारे संविधान में अब 104 संशोधन हो चुके हैं, तो वहां पर अभी करीबन 30-32 ही संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा संशोधन हो नहीं पाते। तो जब इन्होंने संशोधन किया, ठीक है, तो 5वें और 14वें संशोधन में सम्यक विधिक प्रक्रिया पदावली की विस्तृत व्याख्या करके विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों में पुनर्विलोकन की शक्ति धारण। तो उन्होंने जो सम्यक प्रक्रिया वाली चीजें हैं, जो प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको हम लोग जब अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तब उसमें बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे संविधान में तो दे दिया गया था कि आपको न्यायिक पुनर्विलोकन करना है या जांच करनी है किसी भी विधि, अधिनियम, ठीक है, इसकी, तब आप 32 और 226 के तहत आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन ये चीज अमेरिका के साथ कंपेरिजन बताया है कि अमेरिका में ये चीजें थी नहीं, लेकिन जो 5वां और 14वां संशोधन वहां हुआ उसके तहत उनको बहुत सारी पावर्स दी गई ये पुनर्विलोकन करने के लिए। ठीक है, तो यदि कभी इस देश के न्यायालयों का समझ ऐसा महत्वपूर्ण कठिन प्रश्न आए तो विधानमंडल के प्राधिकार पर जानबूझकर आक्रमण की भावना से कूद पड़ने का उद्देश्य नहीं है, वरन ऐसे समय उसे संविधान द्वारा दिए गए अपने कर्तव्यों को सीधे साधे ढंग से संपादित करना है। यह विशेष रूप से मूल अधिकारों के संबंध में सत्य है, क्योंकि संविधान ने उन अधिकारों पर न्यायालय को एक सजग प्रहरी के तौर पे नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, इसी के आधार पे जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ठीक है, तो न्यायालय को एक प्रहरी के तौर पे कहा है कि ये हमारा रखवाला है किसी भी चीज से। कि देखिए, कोई भी अधिनियम और एक्ट और कुछ भी जो चीजें बनती है जिससे किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या संविधान के किसी भाग का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो जो न्यायालय है वही उन चीजों को ठीक कर सकता है। जो हम कहते हैं ना कि न्यायालय का काम है किसी विधि का निर्वचन करना, तो वह निर्वचन का माध्यम वही है कि जब कभी कोई विधि ज्यादा मतलब विधि अपनी प्रकृति से बाहर हो जाती है या वो संविधान के उपबंधों को लांघ देती है या उसके उस पार चले जाती है, ठीक है, तब जो हमारा जो न्यायालय होता है तभी इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के तहत अपनी ये पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसलिए संविधान में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध ना होने पर भी न्यायालय संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले विधि को अवैध घोषित करने में सक्षम रहे होते हैं, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संवैधानिक विधि की प्रकृति में निहित है।
ठीक है। तो कोई भी जो संवैधानिक विधि की जब बात करेंगे तो उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अपने आप निहित होती है। तो इसके आगे हम देखेंगे AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950 SC 27 के मामले में मुख्य न्यायाधिपति थे श्री कानिया ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने केवल चेतावनी के रूप में अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित उपबंधों का समावेश किया है, अन्यथा इसकी अनुपस्थिति में भी न्यायालयों को ऐसी शक्ति सहज रूप से प्राप्त है। भारत में संविधान सर्वोच्च विधि है और एक अधिनियमित को भी विधिमान्य होने के लिए आवश्यक है कि वह सभी प्रकार से संविधान के उपबंधों के अनुरूप हो। कोई अधिनियम संवैधानिक है या नहीं, इस प्रश्न के निर्णय करने की शक्ति न्यायपालिका को ही है। ठीक है, तो जो ये केस था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, तो उन्होंने कहा कि जो हमने अनुच्छेद 13 डाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये चेतावनी देते हैं कि आप कभी भी हम इस चीज को बदल सकते हैं कि आप जब संविधान के ऊपर के उपबंधों के ऊपर जाएंगे तो, ठीक है, बल्कि ये बताना का प्रयास किया है अनुच्छेद 13 के तहत कि जो भारत की जो संविधान है ये एक सर्वोच्च विधि है और जितने भी अधिनियम भारत में जो चालू हुए हैं वो इन्हीं से निकली है। ठीक है, तो ये जितने भी जो आपके जो संविधान है वो एज हमारा एक पेरेंट लॉ है और जितने भी जो अन्य अधिनियम हमारे पास है आज के समय वो उसका एक चाइल्ड एक्ट के तौर पे है। ठीक है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी चाइल्ड एक्ट होता है, जो भी उससे निकले हुए चीजें वो उन्हीं के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे डाली की कोई पेड़ है तो उसकी शाखाएं उस पेड़ के अनुरूप होनी चाहिए, उसके अगर अलग चली जाएगी तो वो उसके समरूप नहीं होगी, कुछ उस पर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, उसी तरह ये पेरेंट और चाइल्ड की बात करता है कि जब भी हम संविधान की बात करेंगे तो ये मूल संविधि है जिससे अन्य विधियां या अधिनियमों को निकाला गया है। तो कभी भी जो अन्य अधिनियम जो निकलेंगे वो कभी भी मूल जो आपका जो मूल विधि है हमारा संविधान उसकी बातों को असंगत नहीं करना चाहिए या उसमें जो उपबंध दिए हैं उसके विपरीत वो अधिनियम लागू नहीं हो, इस बात को बोला गया था AK गोपालन के। फिर जो आपका दूसरा और अन्य केस है पश्चिम बंगाल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस वेस्ट बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड कमिटी। ये आपका जो केस है वो उसका AIR 2010 SC 1476 है। ठीक है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है और उसे संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम द्वारा समाप्त या कम नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा संसद पर या कार्यपालिका पर अधिरोपित कोई भी निर्बंधन न्यायिक पुनर्विलोकन पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये जो इस केस में बोला गया कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का एक आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा से आप क्या समझते हैं? आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इस चीजों को कि जैसे किसी कोई घर का आप किसी भवन के आप जब संकल्पना करेंगे तो उसकी आधारशिला बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उस आधारशिला को जो उसकी नींव होती है अगर आप उस नींव को हटा देंगे तो क्या घर टिका रहेगा? नहीं। उसी तरह जो हमारे संविधान में कुछ आधारभूत ढांचा के बारे में बात की गई है, अगर इन आधारभूत ढांचाओं को अगर हम हटा देंगे तो जो हमारे संविधान का जो मूल तत्व है या मूल जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा और वो खत्म होता है। इसलिए जो बोला गया इस केस में कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो शक्ति दी गई है न्यायालयों को वो संविधान का आधारभूत ढांचा और उसे संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम द्वारा समाप्त या कम नहीं किया जाता। तो जो धारा 13 के तहत अनुच्छेद 13 के तहत जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है न्यायालयों को न्यायपालिकाओं को, ठीक है, उसको संसद किसी भी विधि के द्वारा मतलब किसी भी संशोधन के द्वारा या संसद अपने किसी भी तरीके से उसको क्या कर सकता है, ना कम कर सकता है ना उसको खत्म कर सकता है। तो संसद के पास ये पावर नहीं है, इसलिए मतलब संशोधन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कोई नींव के ऊपर आप सोचेंगे कि आप पूरे घर को बदल सकते हो, हर चीज बदल सकते हो, लेकिन किसी का आधार की स्तंभ जो होता है या जो नींव होती है उसको आप नहीं बदल सकते। उसी तरह इस चीज को अगर आप बदल देंगे तो उसका बहुत जो प्रभाव होगा वो नुकसानदेह हो सकता है हमारे संविधान में। ठीक है, तो संविधान द्वारा संसद पर
या कार्यपालिका पर या अधोरेखित कोई भी निर्बंध न्यायिक पूर्णावलोकन पर नहीं लगाया जा सकता। तो इसके लिए बोला गया इस केस में कि जो भी संसद है तो हमारी विधायिका है, और जो कार्यपालिका है, इन दोनों के द्वारा कोई भी निर्बंधन न्यायिक पूर्णावलोकन पर नहीं लगा सकता। अगर किसी चीज की न्यायिक पूर्णावलोकन की मांग उठेगी तो उसको न्यायालय करेगा, तो उसके ऊपर कोई लिमिटेशन या सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकती। ना इसको संसद तय कर सकती है, ना कोई कार्यपालिका का कोई अधिकारी या कार्यपालिका का कोई भी अंग, कोई भी सदस्य। ठीक है। यद्यपि भारतीय संविधान में विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों पर न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार अमेरिका के संविधान से अधिक सुदृढ़ स्थिति में, किंतु अमेरिकन संविधान की तुलना में भारतीय संविधान में यह शक्ति बहुत ही सीमित है। ऐसा मुख्य रूप में दो कारण है। एक तो यह भारतीय संविधान बड़ा विस्तृत है, दूसरा कि यह संविधान बड़ी सरलता से किया जा सकता है। इस दृष्टि से अमेरिका का संविधान भारतीय संविधान से कुछ भिन्न है। अमेरिका का संविधान छोटा तथा उसकी भाषा बड़ी सामान्य है। भारतीय संविधान की तुलना में उसमें संशोधन की प्रक्रिया भी कठिन है। इन्हीं सब कारणों से वहाँ न्यायिक पूर्णावलोकन का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में अबाध शक्ति प्राप्त है। ठीक है। तो न्यायिक पूर्णावलोकन की बातें हैं कि अभी भी जो हमारी न्यायपालिका है उसका एरिया सीमित है थोड़ा सा, लेकिन जब अमेरिका से जब वो करेंगे, कंपेयर करने की बात करेंगे अमेरिका से, तो वहाँ का संविधान बहुत छोटा है, और उसके जो क्लॉज है या जो उसके उपबंध है बहुत सीमित है, बहुत सामान्य भाषा में लिखे गए हैं। जैसे हमारे में जो क्लिष्ट भाषा यूज की गई है वो नहीं है। तो इसलिए वहां पे जब पूर्णावलोकन को लागू किया गया, तब बताया था जो आपको 5वें और 14वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो उसका जो विस्तार है वो बहुत ही लंबा है, जबकि हमारे यहाँ आज भी ये जो विस्तार है वो थोड़ा सा सीमित मामलों में। इस प्रकार न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति के अंतर्गत देश का उच्चतम न्यायालय ठीक है, धीरे बताते हैं। इसी प्रकार न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति के अंतर्गत देश का उच्चतम न्यायालय सभी पूर्व संविधान विधियों और संविधानोत्तर विधियों, मीन्स की प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यदि वे संविधान के भाग 3 के उपबंधों का अतिक्रमण करते तो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है। तो इस चीज को समझिए, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। हमारा भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 1950 को लागू हुआ हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह से। ठीक है। तो इसके पहले जो बनी विधियां और इसके बाद बनी विधियां, तो 1950 से पूर्व जो विधियां थी और 1950 के बाद की जो विधियां, ठीक है, तो अगर वैसी विधियां जो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए उनका कहीं भी किसी रूप में भी उल्लंघन करती है, या संपूर्ण रूप से या सीमित रूप से, या उन अधिकारों को आच्छादन कर देती है, उन अधिकारों को छिपा देती है, तो ऐसी विधियों को क्या किया जा सकता है? असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। किसके तहत? जुडिशियल रिव्यू के तहत या न्यायिक पूर्णावलोकन के तहत। ठीक है यस सर। सर